नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने टेलर F.W. टेलर के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके दर्शनों के बारे में, टेलर ने जो 4 दर्शन दिए थे उनके बारे में चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टेलर के मुख्य 4 सिद्धांत दिए वो और टेलर की प्रमुख तकनीकों के बारे में। तो टेलर ने जो दर्शन दिए थे उनको वो एक तरह से साध्य के रूप में थे और इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 4 सिद्धांतों के माध्यम से इन साध्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये 4 सिद्धांत टेलर के कौन कौन से थे। तो सबसे पहले सिद्धांत था कार्य विज्ञान का विकास। टेलर ने के अनुसार किसी भी संगठन की सफलता कार्य विज्ञान के विकास पर ही निर्भर करती है। कार्य विज्ञान का अर्थ होता है कि कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना और प्रत्येक दिन के लिए कार्य की मात्रा निर्धारित करना। इसके लिए टेलर ने कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित करने पर बल दिया और उन्होंने एक EWP यानी एक्सपेक्टेड वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा और उस कार्य को के लिए छोटे छोटे समय भी निर्धारित किए और एक दिन का कार्य निर्धारित कर दिया। एक दिन में उन्होंने देखा कि इतना कार्य एक श्रमिक के द्वारा 8 घंटे में इतना कार्य किया जा सकता है। एक नॉर्मल लेबर निर्धारित कर दी और उसके लिए कहा कि अगर 8 घंटे में इतना कार्य कोई कर देगा उसको इतनी रेट से पैसे या इतनी रेट से उसका जो श्रम थी वो मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर एक्सपेक्टेड जो वर्क है अगर इससे बिलो रहता है, अगर नीचे रहता है तो उसके श्रमिक का वेतन काट लिया जाएगा और अगर वो अबव होगा, अगर उस एक्सपेक्टेड वर्क से ज़्यादा काम करता है श्रमिक तो उसे ज़्यादा बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कार्य के हिसाब से या उत्पादन के हिसाब से भुगतान निश्चित किया कि इसे कह सकते हैं हम कि जितना कार्य उतना वेतन। तो टेलर ने कार्य विज्ञान को विश्लेषित करने के लिए अपेक्षित कार्य निष्पादन की संकल्पना दी। टेलर के अनुसार प्रत्येक श्रमिक द्वारा संपादित किए जाने वाली कार्य की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिक को समय के आधार पर भुगतान न करके उसके उत्पादन के अनुरूप भुगतान किया जाना चाहिए। अर्थात जो श्रमिक निर्धारित से अधिक उत्पादन करे उसे निर्धारित से अधिक भुगतान करना और जो श्रमिक निर्धारित से कम भुगतान करे उसे निर्धारित से कम वेतन दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना कार्य है उतना ही वेतन श्रमिक को दिया जाना चाहिए। दूसरा इनका सिद्धांत था श्रमिक का चयन और प्रशिक्षण। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों में श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था। उन्होंने टेलर ने बताया था कि दर्शन लक्ष्य श्रमिकों का अधिकतम विकास रखा था, जो दर्शन था उसमें, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण है। उल्लेखनीय है कि विकास एक व्यापक संकल्पना है और चयन और प्रशिक्षण इसके भाग हैं। टेलर का दृढ़ विश्वास था कि श्रमिकों का चयन पूरी सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि केवल उसी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है जिसमें क्षमताएं और योग्यताएं हों और जिसका परीक्षण एक चयन परीक्षा के द्वारा होना चाहिए और श्रमिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण पर उन्होंने सिद्धांत जो उसका दर्शन था देती है कि श्रमिकों के और उद्योगों के हित में अधिकतम विकास किया जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने कहा कि श्रमिकों का चयन पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं श्रमिकों का चयन किया जाना चाहिए जो संगठन के लिए उपयुक्त हो, अर्थात उनकी योग्यता पहले ही निर्धारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि जो योग्य श्रमिक होंगे उन्हीं का हम प्रशिक्षण के द्वारा उनको रिसोर्स बना सकते हैं। तो उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए और फिर उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से संगठन के लिए लाभप्रद साबित होंगे। तीसरा इनका सिद्धांत था मानसिक क्रांति। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश मानसिक क्रांति का सिद्धांत है। मानसिक क्रांति का सामान्य अर्थ है कि अपने व्यूज़ में चेंज कर लेना, अर्थात दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लेना। टेलर के समय के संगठनों में प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य एक प्रकार की शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रहता था, हमेशा एक दूसरे का दुश्मन मानते थे।
प्रबंधक श्रमिक प्रबंधकों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे और विशेषकर लाभ आवंटन को लेकर दोनों में हमेशा ही तनाव बना रहता था, क्योंकि श्रमिक प्रबंधकों पर आरोप लगाते थे कि पूरा लाभ जो होता है वो प्रबंधक ही ले लेते हैं, और जो प्रबंधक है वो श्रमिकों पर आरोप लगाते थे कि ये सही ढंग से कार्य नहीं करते, इसलिए लाभ संगठन में होता ही नहीं है। इसमें बदलाव लाने, इस दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए मानसिक क्रांति की अवधारणा दी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानसिक क्रांति क्या होती है। मानसिक क्रांति का मतलब होता है मानसिक क्रांति कैसे लाएं और उसमें क्या है मानसिक क्रांति। दो इसके क्वेश्चन है। तो कैसे संभव है, अगर मानसिक क्रांति कैसे आएगी, अगर हम कार्य विज्ञान का विकास लाएंगे, उसमें EWP थ्योरी लागू करेंगे कि जितना कार्य उतना वेतन वाली थ्योरी लागू करेंगे। दूसरा, अगर वैज्ञानिक ढंग से चयन करेंगे और प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित रूप से मानसिक क्रांति होगी, क्योंकि लाभ सीमित लाभ के स्थान पर अधिकतम लाभ होगा। और इसमें क्या होगा, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होगी, क्योंकि अगर उत्पादन अधिक होगा तो निश्चित रूप से प्रति इकाई लागत कम होगी, और अगर प्रति इकाई लागत कम होगी तो उत्पादन की कीमत भी कम आएगी। और अगर उत्पादन की कीमत कम होगी, अगर प्रति इकाई उत्पादन की कीमत कम होगी तो उससे उत्पादन की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि हम फिर उत्पादन ज़्यादा करेंगे, मांग बढ़ेगी तो। और अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो लाभ बढ़ेगा ही, और लाभ आवंटन की समस्या से निदान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लाभ अगर अधिक होगा तो श्रमिकों को भी संतुष्टपूर्ण वेतन मिलेगा और प्रबंधक भी लाभ ज़्यादा प्राप्त करेंगे। इस अनुसार टेलर के अनुसार श्रमिक और प्रबंधकों को लाभ की चिंता छोड़कर प्रति इकाई उत्पादन लागत कम करने पर ध्यान देना चाहिए। यह है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति यह है कि अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। कि वो बदलाव क्या होना चाहिए, श्रमिक और प्रबंधक दोनों ही स्तरों पर होना चाहिए, और उनको लाभ वाली स्थिति में नहीं रहना चाहिए, जबकि लाभ की चिंता छोड़ देनी चाहिए, और प्रति इकाई जो उत्पादन की लागत आ रही है उसको कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कार्य उत्पादन का सिद्धांत या EWP थ्योरी लागू करनी पड़ेगी, और चयन और प्रशिक्षण श्रमिकों का सही ढंग से करना पड़ेगा। तो इसमें उत्पादन की लागत कम आएगी और उत्पादन की कीमत में अधिक से अधिक कमी आएगी, ताकि उत्पादन में अधिक से अधिक बिक्री हो और संगठन को लाभ बढ़े। लाभ को इतना अधिक कर दिया जाना चाहिए कि दोनों पक्ष पूर्ण संतुष्ट हो सकें। प्रति इकाई उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से टेलर ने कई तकनीकें प्रस्तुत की, जैसे गति अध्ययन, समय अध्ययन। लेकिन टेलर के अनुसार संगठन में मानसिक क्रांति उसी स्थिति में संभव है जब प्रबंधक कार्य विज्ञान का विकास कर सके और श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चयन और प्रशिक्षण करें। नेक्स्ट इनका सिद्धांत था सहयोग। टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सहयोग की पहचान करता है। टेलर के अनुसार संगठन में सहयोग तभी विकसित हो सकता है जब जिम्मेदारियों का उपयुक्त आवंटन हो। टेलर रेखांकित करते हैं कि संगठन में प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य जिम्मेदारियों का उपयुक्त आवंटन होना चाहिए। टेलर विशेष बल देते हैं कि प्रबंधकों को अधिक जिम्मेदारियां देनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधक अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि श्रमिकों को कम जिम्मेदारियां देनी चाहिए, क्योंकि वो कम वेतन प्राप्त करते हैं और उनके प्रति सहयोग की भावना विकसित की जानी चाहिए। इस प्रकार टेलर ने बताया कि ये सब प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ तकनीकें भी होती हैं, और इन तकनीकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आज के क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रथम क्वेश्चन होगा, टेलर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्य विज्ञान के विकास से आप क्या समझते हैं? लेख लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति क्या है और ये कैसे लाई जा सकती है, बताइए। नेक्स्ट है, संगठन में टेलर के अनुसार संगठन में सौहार्द कैसे विकसित किया जा सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।